कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो। जब इस सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, तो सबसे पहले ख्याल आता है कि व्हाट इज कॉस्ट। और सर जब भी कॉस्ट के बारे में सोचते हैं तो हम लोग इसको कई नामों से जानते हैं। कॉस्टिंग, अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, पक्का ना? क्या इन सब में कोई फर्क है या सारी चीज़ें एक हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉस्ट है क्या और कैलकुलेट क्यों की जाती है? प्रॉब्लम है ना? नहीं है? नहीं है। व्हाट इज कॉस्ट एग्जैक्टली? वी वांट टू फाइंड इट आउट। ह्यूमन नेचर होता है क्यूरियोसिटी का, चीज़ों को पता करने का। अगर मैं ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अगर मैं ये इंकपॉट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन और इंकपॉट। जो चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जानना चाहते हैं। कॉस्ट का मतलब कौन कौन सी चीज़ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ हुई, वो भी कितने रुपए की। हाँ या ना? यानी इस पेन को बनाने में 3 कंपोनेंट तो यूज़ हुए ही थे। मटेरियल का कंपोनेंट लगा जो दिख रहा है ना। लेबर लगा होगा, विदाउट यूजिंग लेबर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर पेन। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द कॉस्ट, द कंपोनेंट अदर देन मटेरियल एंड लेबर क्यूमुलेटिवली नोन एज ओवरहेड। क्लियर? इसको हम एक्सपेंडिचर्स या अदर एक्सपेंसेस के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर है? यानी इस पेन को बनाने में 3 कंपोनेंट यूज हुए, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इन तीनों को मिला करके ये पेन हमारे पास आई। प्रॉब्लम ये है कितने रुपए का मटेरियल, कितने रुपए का लेबर एंड कितने रुपए का ओवरहेड। और अगर इन सारे कंपोनेंट्स को एक जगह लिख दिया जाए तो हमारा ये कैलकुलेट होगा कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं लागत। क्लियर? हाँ या ना? सर कॉस्ट का कैलकुलेशन क्यों? फिर वही प्रॉब्लम। सर आपने कहा हम ये पेन बना रहे हैं और इस एक पेन को बनाने में लग गए 5 रुपए। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इस पेन को बनाने में लग गए 5 रुपए। बट वॉट आर द नीड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट? if there are any other player, if there are other players or competitors in the market, they are also manufacturing or producing the same product. If they are manufacturing the product, then we can took the cost what they have adopted. हम उन्हीं की कॉस्ट अपनी कॉस्ट मान ले। भाई अगर मेरा कंपटीटर भी इसी तरह की पेन बनाता है और उसने 5.5 रुपए खर्च किए थे या 4.5 रुपए खर्च किए थे, वॉट एवर द कॉस्ट दे हैव इनकर्ड, उस कॉस्ट को हम अपनी कॉस्ट मान लें। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम है? अरे भाई हमको इस पेन को सेल करना है 7 रुपए में। आई जस्ट वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 पर पेन। क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा भी 7 रुपए 20 पैसे में पेन बेचता है और ये 6 रुपए 80 पैसे में पेन बेचता है, तो मैं भी अपनी प्राइस किस पर रखूंगा? मार्केट के हिसाब से, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम पेन को 9 रुपए पर सेल करें। कोई भी हमसे पेन नहीं खरीदेगा, मनमर्जी नहीं चलने वाली। अगर हम कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम सेल प्राइस पर पहुंच जाएं, तो बेटा कहीं ना कहीं ये चीज़ बेकार हो जाएगी कि सेल तो कैलकुलेट हो जाएगी, सेल प्राइस तो हमें अपनी मेंटेन करनी है या फिक्स करनी है अपने प्लेयर्स जो हमारे कंपटीटर्स हैं साथ में, उनके हिसाब से। तो कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करें? कॉस्ट कैलकुलेट इसलिए किया था ताकि हम सेल प्राइस निकाल सकें। और अगर सेल प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट किया था तो हमें लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, छुट्टी हो गई।
क्यों? क्योंकि हमारे कंपटीटर्स ने जो सेल प्राइस फिक्स कर रखी है, मुझे भी अपनी सेल प्राइस उन्हीं के आसपास सेट करनी है। तो फिर कॉस्ट क्यों? बोलो। पता चलता है सेलिंग प्राइस कितना, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्या फ़ायदा मिला? सेलिंग प्राइस को ही अगर फिक्स करना था तो हमने तो सेलिंग प्राइस फिक्स करना है अपने कंपटीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना कंपटीटर ने अगर 8 रुपये रखा है, देन आई विल ट्राई टू फिक्स माई सेलिंग प्राइस बिलो 8 और अबव 8, नियर बाय 8 रुपीज़। अगर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब आते हैं, बात करते हैं, फिर से हटाएं इसको। हमें अब तक यही समझ में आया कि कॉस्ट के जो फैक्टर होते हैं, चाहे वो मटेरियल के नाम से जाना जाए, चाहे लेबर के नाम से जाना जाए, चाहे ओवरहेड के नाम से जाना जाए, इन 3 फैक्टर्स को जोड़ दो तो हमारी इस पेन की कॉस्ट निकल जाएगी। और सबसे पहली चीज़ मैंने आते ही यही बोला कि ह्यूमन बीइंग एक क्यूरियसिटी की चीज़ होता है, उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, कितना खर्च कर रहा है। अगर मैं ये पेन बना रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। मुझे इस पेन की कॉस्ट पता करनी है, बात कदम। अदर क्या कर रहे हैं वो बाद की बात है, मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। क्लियर? मुझे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर मैं अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं और उसको अगर मैं मैच करने की कोशिश करूं अपने कंपटीटर्स से, अगर मैं उस कॉस्ट को अपने कंपटीटर से मैच करने की कोशिश करूं तो मुझे डिफरेंसेस पता चलेंगे कि हम तो मटेरियल पर लगाते हैं 3 रुपये, मेरा कंपटीटर लगाता है 2.5 रुपये। हम तो लेबर पे लगाते हैं 2 रुपये, मेरा कंपटीटर लगाता है 2 रुपये। ओवरहेड्स पर हम लगाते हैं 1 रुपये, मेरा कंपटीटर लगाता है 1.5 रुपये। दोनों की कॉस्ट देखो तो 6-6 रुपये आ गई। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एक फैक्टर में आप कहीं ज़्यादा हो तो दूसरे फैक्टर में वो कहीं ज़्यादा है, हाँ या ना? एक मैच मिल गया कि हाँ कॉस्ट कम या ज़्यादा। अब हम अपने एक्शंस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक्शंस ले सकते हैं कॉस्ट के थ्रू, कॉस्ट को कम करने के लिए, हाँ या ना? अगर हम इसके कारण ये भी 7 रुपये में मार्केट में सामान बेचता है, हम भी 7 रुपये में बेचते हैं, तो दोनों लोग प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं? 1-1 रुपये। अब मैं कोशिश करूंगा क्यों ना हम इस 3 रुपये को कहाँ तक ले आए? कोशिश करेंगे कि 2.5 रुपये तक ले आए। ऐसा अगर हम करने में सक्सेसफुल हो गए तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं ताकि हम रेमेडियल स्टेप्स या करेक्टिव एक्शंस या कॉस्ट को कंट्रोल करने या कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में सोच सकें। और ये मार्केट जो होता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पर एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। आप ये ना सोचिए कि सर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, यहाँ एक पेन या एक यूनिट या 100 यूनिट्स को परचेज और सेल्स की बात नहीं हो रही, लैक्स और करोर्स ऑफ यूनिट्स आर टू बी सोल्ड। तो सोचो कितना फ़र्क पड़ जाएगा हमारे प्रॉफिट पे अगर 10 पैसा भी इधर या उधर हुआ तो। क्लियर? चलें, चलो हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। जब हम बात करेंगे इन 3 वर्ड्स की, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, ऑल दीज 3 वर्ड्स हैव देयर डिफरेंट मीनिंग्स। पहला कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है यस, मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। क्या करना? मेथड। कॉस्टिंग मीन्स द मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। इस पेन की अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दे आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स टू गेट द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। कई मेथड्स हैं, उन एक मेथड्स में से एक मेथड को पिक करना इज नोन एज कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग पढ़ोगे, बैच कॉस्टिंग पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ोगे, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ोगे। देखेंगे हम लोग क्या है वो मेथड्स।
कॉस्ट कैलकुलेट की कैसे जाती है देखा जाएगा। द मैथड टू कैलकुलेट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग? अकाउंटिंग तो क्या सर कॉस्ट में भी आप डेबिट और क्रेडिट की बात करेंगे? नहीं, कॉस्ट में भी हम लोग डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे। जर्नल एंट्री करोगे तुम कॉस्टिंग में? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? करेंगे बिल्कुल करेंगे, करेंगे। नहीं नहीं, हाँ, नाम ही है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। सर ऐसा कोई चैप्टर है क्या अपने मटेरियल में या अपने पास? जी हाँ, हम लोग देखेंगे इसको इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में। एक चैप्टर की स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। ठीक, अच्छा सर, दो चीजें तो समझ में आ गई। कॉस्टिंग मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट, अच्छा सर, अकाउंट्स में लेजर बनता था, कैश बुक बनता था, जर्नल एंट्री होती थी, यहाँ पर भी आप कैश बुक बनाएंगे क्या? यहाँ पर भी लेजर ओपन होंगे क्या? जर्नल एंट्रीज होंगी क्या? हाँ जी, ये सारे काम हम लोग को, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, देखना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो बन जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और मैं बोलता हूं मुझे जरा कॉस्ट की बुक देना, तो वो बुक देता है। यहाँ तो उस बुक के ऊपर लिखा रहेगा कॉस्टिंग रिटन बाय फलाना एंड डिमाका, कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ तो लिखा रहता है रिटन बाय फलाना एंड, और यहाँ तो लिखा रहता है कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑथर्ड बाय फलाना एंड डिमाका और एक नया नाम मिलता है कभी कभी, ओवरहेड अकाउंटिंग। कॉस्टिंग की बुक अगर मैं खोलूंगा, वही चैप्टर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जॉब, बैच, प्रोसेस, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, वही चीज़। और सेम वही चैप्टर हमको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मिलते हैं, वही चैप्टर हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी मिलते हैं। सर फायदा क्या? जब आप ऊपर लिखे कॉस्टिंग तो अंदर जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए, अंदर उस बुक में केवल होना चाहिए क्या? जॉब, बैच, प्रोसेस, द मेथड टू रिकॉर्ड, द मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। और जब कॉस्ट अकाउंटिंग किताब खरीदे तो उसमें केवल अकाउंटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे से ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, चाहे कॉस्टिंग बोलो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलो, चाहे ओवरहेड अकाउंटिंग बोलो, आगे से मैं ओवरहेड अकाउंटिंग भी बोलूँ तो कोई गलत या गड़बड़ चीज़ नहीं है, द मैटर इज सेम। सबका मतलब अब एक ही चीज से है, सबका, और दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटेंसी। हम अब कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे, मेरे मुंह से निकलेगा कॉस्टिंग, लेकिन हम कॉस्टिंग का मतलब वहां पर केवल कॉस्टिंग की लेटरल मीनिंग नहीं देखेंगे, हम कॉस्ट अकाउंटेंसी देखेंगे। हमारे मुंह से निकलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग तो इसका मतलब नहीं कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली टू मेथड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। हम वहाँ पर मेथड किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी की। और जब कॉस्ट अकाउंटेंसी निकले तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरहेड निकले तो भी, सबका मतलब एक। इज इट क्लियर? अंतर समझ में आया? कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, एंड ओवरहेड। सर ये ओवरहेड क्या होता है? इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें अगर, किसकी, और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें। इस पेन को मुझे बनाना है, प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चर करना है। पेन मैन्युफैक्चर करने के पहले मुझे ये सोचना है कितना मटेरियल, लेबर या ओवरहेड, या पेन बनाने के बाद मुझे सोचना है कितना मटेरियल, लेबर या ओवरहेड? पहले सोच लोगे? हाँ हाँ,
बिल्कुल ही सही है। अरे भाई पेन बनेगी उसके पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ तो होनी चाहिए कितना खर्च होगा, पेन बनाते रहे उसका, अरे ये क्या पैसा तो ज़्यादा लग गया, पैसा तो है ही नहीं, ठन को पाला, वापस चलो वापस चलो, ऐसा नहीं। पेन बनाने के पहले हमको कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी काम करोगे कॉस्ट, यहाँ से घर से निकलते हो यहाँ आने के लिए जेब में कितने लाख रुपए लेकर चलते हो? किराया बस बस का किराया या किराया बस, जो भी हो जो भी हो, है कि नहीं? लेकिन अगर टीवी खरीदने जाते हो तो बस का किराया लेकर निकलते हो तो और भी पैसा लेकर निकलते हो। बस वही चीज़ है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना काम करने के पहले। काम करने के पहले जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द मेन फोकस, दैट इज द मेन थिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने सोचा था, पलट देते हैं, हमने सोचा था मटेरियल लगेगा 5 रुपए पर यूनिट। हमने सोचा था, सुनो, लेबर लगेगा 3 रुपए पर यूनिट। हमने सोचा था एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगे। जब एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगे की बात होती है फ्यूचर के रेफरेंस में, तो हम उन्हें एक्सपेंडिचर ना बोलकर ओवरहेड्स बोलते हैं। अगर ये एक्चुअल में इनकर्ड हो गए तो वो ओवरहेड नहीं है, वो एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन आज जो मॉडर्न एज आ रही है, जनरेशन नहीं, मॉडर्न एज एरा ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ तुम लोग के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज कर रही है CMA इंस्टीट्यूट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसने ओवरहेड और एक्सपेंडिचर में अब फर्क खत्म कर दिया है। क्लियर है? पक्की बात है ना? अब जब वो कॉस्ट शीट बना रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर वर्ड्स ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस समझना हमारा काम है। क्लियर? जितने खर्च होंगे, मान लेते हैं 2 रुपए खर्च होगा, दिस इज नोन एज ओवरहेड। हमने सोचा टोटल कॉस्ट विल कम्स टू ₹10, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये काम कंप्लीट हो गया तो हमने कैलकुलेट करना शुरू हुआ कि एक्चुअल में मटेरियल कितना लगा, तो पता चला 5 रुपए 20 पैसे लग गए। लेबर कितना लगा सर? 3 रुपए 10 पैसे लग गए। ओवरहेड कितना लग गया? 1 रुपए 80 पैसे लग गए। ठीक है, 10 पैसा ज़्यादा लग गया। एक्चुअल में हमने अपनी प्रोजेक्शन कॉस्ट से 10 पैसा ज़्यादा लगा दिया। हाँ या ना? हमने सोचा था कि हम प्रॉफिट जो लेंगे ना, दैट वुड बी 20% ऑफ द कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल में मार्केट या कंपटीशन को देखते हुए हमें इसका प्राइस सेट करना पड़ा। कितना 11। तो इसका मतलब हम प्रॉफिट कितना ले पा रहे हैं? केवल हम बहुत दूर हैं। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के। या तो सेल प्राइस को, लेकिन कंपटीशन बहुत है मार्केट में, केवल सेल प्राइस बढ़ा लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दूसरा तरीका है मेरे पास, कॉस्ट को कम करो। और अब हम जितने भी चैप्टर्स कॉस्टिंग में स्टडी करेंगे, उनका मेन फोकस होगा कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। कॉस्ट को 2 चीज़ें मैंने बोली, हमारा फोकस आगे रहेगा कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड कॉस्ट को रिडक्शन ले आना। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सर दोनों में फ़र्क है क्या? अच्छा फिर से, दोनों में फ़र्क है क्या? कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिडक्शन यानी रिड्यूस करना, दोनों में फ़र्क है? नहीं है? है? हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। नहीं, हाँ रियल में नहीं, ऐसे नहीं, हाँ नहीं, क्या फर्क है? चलो जरा देखते हैं, जरा नहीं पूरा देखते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या फर्क है। हटा सकते हो ऊपर?
हमने सोचा था, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो हम सोचते हैं स्टैंडर्ड की ये कॉस्ट लगनी चाहिए। मटेरियल कितना सोचा था, लेबर कितना सोचा था, ओवरहेड कितना सोचा था, एक्चुअल में हमारी कॉस्ट लग गई, एक्चुअल में हमारी कॉस्ट लग गई, हाँ या ना। सोचा था 10 रुपए, लग गई 10 रुपए 10 पैसे, 10 पैसा एक्स्ट्रा इनकर हो गई, जितना सोचा था प्रोजेक्शन कॉस्ट से। अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कॉस्ट को एटलीस्ट इसको कहाँ तक ले आए, है ना। यानी बताना 5 रुपए 20 पैसे को कहाँ तक लाने की कोशिश करोगे, और 3 रुपए 10 पैसे को, और 1.80 को, ये मत बोल देना 2 रुपए। जो कॉस्ट ऑलरेडी रिड्यूस्ड है या कंट्रोल में है उसको वही रहने दो। क्लियर है, हाँ या ना। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि 5 रुपए 20 पैसे जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है इसको हम 5 रुपए तक लाने की कोशिश करें, स्टैंडर्ड तक लाने की कोशिश करें। जो मैंने सोचा था, जो 3 रुपए 10 पैसे कॉस्ट लग गई है उसको 3 रुपए तक लाने की कोशिश करें, और जो कॉस्ट ऑलरेडी 1 रुपये 80 पैसे यानी कम इनकर हुई है उसको वहीं पर मेंटेन रखें। यानी अगर हम ये काम कर देते हैं तो ज़रा देखो तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 9 रुपये 80 पैसे। और अगर 9 रुपये 80 पैसे हैं और अगर सेल्स 11 रुपये का है तो बताओ हम प्रॉफिट कितना कमा लेंगे, हाँ या ना। देखो ना, सीधे सीधे हम प्रॉफिट को बढ़ा लिए। इसको हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। क्या बोलते हैं, कॉस्ट को स्टैंडर्ड तक लाने के लिए किए गए सारे एफर्ट्स, जो भी एफर्ट्स आप यूज करेंगे टू मेंटेन योर कॉस्ट टू स्टैंडर्ड रेट और टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। यानी एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड तक लाने के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं वो कॉस्ट कंट्रोल के नाम से जाने जाते हैं। एक बार अगर हमारी कॉस्ट मेरे कंट्रोल में आ गई तो मेरा काम खत्म। एक बार कॉस्ट मेरे हाथ में जितना सोचा था उतनी आ गई तो मेरा काम, नई कहानी शुरू होगी। जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, जो गुड मैनेजमेंट होता है, वो हमेशा हिडन सेविंग्स को देखता है। अगर कॉस्ट को हमने कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे इसमें कुछ नहीं बचा। अगेन दे विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट टू गेट द गेन आउट फ्रॉम दैट, दे विल स्टार्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड पोजीशन। अब उस 5 रुपए में भी वो देखते हैं कुछ सेविंग हो सकती है क्या, क्या इस मटेरियल का कोई अल्टरनेटिव मार्केट में है क्या, क्या अगर दूसरे सप्लायर को हम ऑर्डर प्लेस करें तो थोड़ा सस्ता हो सकता है क्या, क्या फ्रेट को बचाया जा सकता है क्या। बात समझना, स्टोरेज कॉस्ट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज जो हम कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ मटेरियल की मिस हैंडलिंग तो नहीं हो रही, क्या हमारे यहाँ मटेरियल ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा, क्या हमारे यहाँ मटेरियल का लॉस चाहे वो नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो क्या कंट्रोल किया जा सकता है, क्या हम लोग ऑफ सीजन और ऑन सीजन में मटेरियल कम या ज़्यादा खरीद करके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या मटेरियल के लिए कोई नई पॉलिसी या नए क्रेडिटर्स या डेटर्स की पॉलिसी बनाकर हम उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या डिस्काउंट की पॉलिसी कोई ऑफर कर रहा है क्या। इस तरह से हम जाएंगे, हिडन सेविंग्स देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, उससे हम कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जब कॉस्ट को स्टैंडर्ड से भी कम लाने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। बट द कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन वेयर द कॉस्ट कंट्रोल पोजीशन हैज़ बीन ओवर। एक बार कॉस्ट कंट्रोल ओवर हो जाए तभी आपकी कहानी स्टार्ट होती है कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस की। इज इट क्लियर। इसी तरह हम लेबर कॉस्ट में भी देखते हैं।
क्या हमारे यहाँ जो गैंग है, गैंग ऑफ वासेपुर, क्यों जो हमारे पास गैंग्स है लेबर्स का, चाहे वो मेन हो, वीमेन हो, बॉयज़ हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, जितने लोगों की जहाँ ज़रूरत है सेमी स्किल्ड हो, सही रेशियो में अवेलेबल हैं या नहीं? स्किल्ड वाला काम कर रहा है लेकिन वो काम अनस्किल्ड का कर रहा है। अरे तो सस्ते वाले का काम महंगे वाले से करवा रहे हो, नहीं समझे? समझ गए ना? जो काम सस्ते में हो सकता था अनस्किल्ड से, वो आप स्किल्ड से करवा रहे हो और उसको पैसा दे रहे हो, दांत दिखा रहे हो। काम खत्म करो। जहाँ जहाँ आप काम, हर हाथ को सही काम दो। ये अच्छा वाला काम कर सकता है, वो हल्का वाला काम कर सकता है, तो इसको अच्छा वाला काम दो, उसको हल्का वाला काम दो। बात समझना। जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग करो। क्या एम्प्लॉयज़ मटेरियल के लिए वेट करते हैं? आएगा मटेरियल, आएगा तब तो हम काम करेंगे। लाइट चली जाती है, आपने कोई स्टैंड बाई अरेंजमेंट नहीं कर रखा है, ब्रेकडाउन हो जा रही है मशीन्स वगैरह को, उसके रिपेयर में आपको टाइम लग जा रहा है। मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण हीटिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, सेटअप कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। अब आप वो सोचिए, आप कॉस्ट कहाँ कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह ओवरहेड्स के बारे में क्या होता है, ओवरहेड हम लोग थोड़ी देर बाद देखते जाएंगे धीरे धीरे। अब क्लियर हुआ कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है और कॉस्ट रिडक्शन क्या है। इन टोटालिटी सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो कॉस्ट सब्जेक्ट की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में बोलूं कोई दिक्कत है? कॉस्टिंग में बोलूं तो कोई प्रॉब्लम है? कॉस्ट अकाउंटेंसी में बोलूं तो सबका मतलब एक। क्या ऑब्जेक्ट्स हैं कॉस्टिंग के? पहला ऑब्जेक्ट है टू कैलकुलेट कॉस्ट। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट है टू कैलकुलेट कॉस्ट। दूसरा, कॉस्ट कैलकुलेट हो गई तो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। अच्छा चलो सेलिंग प्राइस नहीं, प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर सकते हो। टू डिटरमाइन प्रॉफिट, टू नो द सेलिंग प्राइस। बोलते क्यों नहीं? ये तीन तो इंटर रिलेटेड हो गए। कॉस्ट कैलकुलेट हो गई तो प्रॉफिट हम सेट कर लेंगे, प्रॉफिट सेट हो गया तो हम सेलिंग प्राइस बता लेंगे। ये तीन काम हो गए तो काम खत्म नहीं हुआ बेटा। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की बात होगी। किसकी बात होगी? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की बात होगी। एक चीज और कॉस्ट रिडक्शन के मामले में जो ध्यान रखनी है, और वो ये कि कॉस्ट रिडक्शन कभी भी टेम्पोरेरी नेचर का नहीं होना चाहिए। हमने कॉस्ट कम कर ली, तारीफ बटोर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे कारण नहीं है मोदी साहब, ये इंटरनेशनल प्राइसिंग के कारण। बात समझना, ये टेम्पोरेरी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन तो आपके एफर्ट से आता है ना। तुम खुश हो रही है, तुमको क्यों खुशी मिल रही है? कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो हमारे किसके कारण होता है? हमारे अपने एफर्ट्स के कारण होता है, और ये लॉन्ग टर्म का होता है। किसका होता है? आवाज़ जा रही कानों में? टोपी ओपी लगाकर बिल्कुल अच्छा जा रही है। परमानेंट नेचर का होता है, टेम्पोरेरी नेचर का नहीं होना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन हमेशा परमानेंट नेचर का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, परमानेंट नेचर का मतलब शॉर्ट टर्म का ना हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण ना हो, हमारे अपने ओन एफर्ट से हुआ हो। किसके कारण हुआ हो? और कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। 5 रुपए की पेन को हम 2 रुपए तक ले आए। पहले तो पेन चलती भी थी, अब तो काम भी नहीं करती। तो ऐसा कौन सा कॉस्ट रिडक्शन कर दिया? वैसा काम नहीं करना। इसकी क्वालिटी जैसे थी वैसे ही रहनी चाहिए। क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन्ड।
ठीक है ना? नहीं समझ में आया? एक तो शॉर्ट टर्म का ना हो, परमानेंट हो, अपने एफर्ट से हुआ हो, किसी दूसरे के एफर्ट से ना हुआ, मार्केट फोर्सेस के कारण ना हुआ हो, और तीसरा कि क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। सर पर यूनिट कम होनी चाहिए। फिर बोलो। रिडक्शन पर यूनिट होना चाहिए ना सर? टोटल करो या पर यूनिट, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? टोटल में हमको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर हम अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो अच्छी बात है, टोटल में भी काम कर सकते हो। टोटल में कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। नहीं नहीं, हो जाएगा, इधर आओ, सब आगे बात करेंगे। अब ये पहला चैप्टर है। एक और ऑब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, बोलो। मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना। केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग था जो बताता था लॉस हो गया अब कुछ नहीं हो सकता। कौन बताता था? क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देता था ना, कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो गया, लॉस हो गया, देखो चेहरा देखो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा मैटर है जो आपको बताता है कि लॉस होने वाला है, प्रॉफिट कम होने वाला है, आपकी पोजीशन क्या है होने वाली है, आज ही आप करेक्टिव एक्शंस ले लो, रेमेडियल स्टेप्स उठा लो, यानी टू टेक डिसीजंस। हाँ या ना? हम डिसीजंस ले सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, हम डिसीजन लेने लायक बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। क्लियर हुआ? इन टोटालिटी दे आर 5 ऑब्जेक्ट्स: कैलकुलेट कॉस्ट, प्रॉफिट को डिटरमाइन करना, सेलिंग प्राइस को बताना, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की प्रोसीजर, एंड द लास्ट वन इज टू टेक डिसीजंस। इज इट क्लियर? पक्की बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। हटा सकते हैं? पक्का? सर हमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताइए, कितने तरह की कॉस्ट होती हैं? आते ही मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हाँ, फिक्स्ड वेरिएबल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेबिलिटी क्या बोलते हैं? कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, on the basis of कंपोनेंट। आते ही मैंने तुम लोग को बताया था 3 होती हैं कॉस्ट: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। बोलते क्यों नहीं? कंपोनेंट के बेसिस पर या फैक्टर्स के बेसिस पर हमारी 3 कॉस्ट होती हैं: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। वेरिएबिलिटी के बेसिस पर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक? नेचर के हिसाब से डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट।
बोलो, कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अरे बोलोगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल चले, पहला देखोगे इसमें तुम लोग रेलिवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, imputed cost, opportunity cost, out of pocket cost, कैश कॉस्ट, इसी को ही नाम देते हैं कैश कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, दैट्स इट। इतनी चीजें हम लोग को जाननी है। क्लियर है? हटा दें। एक कॉस्ट और है जो स्लिप कर गया, 6, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसको लिख देना 5th, इसको लिख देना 6th। फंक्शंस के बेसिस पर हमारी होती है प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये भी हमारी कॉस्ट होती है। बोलो भाई। ठीक, समझ में आया? हम जो बात करने जा रहे हैं अब, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसकी बात करने जा रहे हैं? दो तरह की कॉस्ट होती है, या तो कॉस्ट होगी डायरेक्ट या तो कॉस्ट होगी इनडायरेक्ट। बात खत्म। हमें कंफ्यूजन है, जरा वो दूर कर दें कंफ्यूजन।
दूर करें। ये क्लासरूम है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे इस समय है। मैंने कहा सुन, 20 साल से कम एज के बच्चे इस साइड बैठे और 20 साल से अधिक एज के बच्चे इस तरफ बैठे, तो तुम ही लोगों में से कुछ इधर जाओगे और कुछ इधर जाओगे, पक्की बात है। मैंने बोला बॉयज एक तरफ चले जाएं और गर्ल्स एक तरफ चले जाएं, तो कहाँ से, बाहर से लोग आएंगे या तुम ही लोगों में से इधर उधर होगे? अच्छा, तुम ही लोगों में से इधर उधर होगे, नहीं समझे मेरी बात। मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, तुम ही लोगों में से जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं वो एक तरफ हो जाए, अदर देन बीकॉम वाले एक तरफ हो जाए, कॉमर्स स्ट्रीम या नॉन कॉमर्स स्ट्रीम, हाँ या ना, बोल सकते हैं। तो कहाँ से बच्चे आएंगे, बाहर से आएंगे या तुम ही लोगों में से इधर उधर होंगे? तुम ही लोगों में से इधर उधर होंगे। मेरा कहने का मतलब है कॉस्ट तो वही है, लेकिन उसको बांटने का तरीका अलग अलग हो गया। कभी वही कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है और कभी वही कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाती है, और कभी वही कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की तरह दिखती है, या कभी वही कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की तरह दिखती है, कभी वही कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, तो कभी वो कॉस्ट संक कॉस्ट का काम करती है। कुछ भी हो सकता है, मेरी बात समझना। कॉस्ट वही है, कभी कहीं कभी कहीं। टोटल कॉस्ट को इन 2 में बांटना है, तो कुछ कॉस्ट इधर कुछ कॉस्ट इधर, फिर से टोटल कॉस्ट उनको 3 पार्ट में बांटना है, तो कुछ 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 तीनों में, वो उसी में से जाएगा। तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि हम कोई कॉस्ट नहीं ले आएंगे, हम उसी कॉस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से। क्लियर हुआ? बोलो। तो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, 2 कॉस्ट बांटी गई, या तो कॉस्ट डायरेक्ट होगी या तो कॉस्ट इनडायरेक्ट होगी। सर डायरेक्ट कॉस्ट कैसे समझा जाए, इसको डिफाइन किया गया है एक लाइन में, द कॉस्ट which can be directly attributable over the product। अच्छा, एक नई बात आ गई, जरा मैं पूछूं। हम लोग जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट निकलती हैं, सर्विस से रिलेटेड कॉस्ट हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। हम यहाँ केवल प्रोडक्ट कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, सर्विस कॉस्ट की भी बात करते हैं। केवल प्रोडक्ट कॉस्ट की बात नहीं होगी, सर्विस की भी बात होगी। द कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी एट्रीब्यूटेबल ओवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इज इट क्लियर? पक्की बात है। कोई कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सके, ये वो कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो इस पेन पर लगी है, इस पेन पर लगी है, इट मींस दिस इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, इट मींस दिस इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। तो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? यानी मटेरियल कॉस्ट जो है उसमें से कुछ हिस्सा डायरेक्ट होगा, कुछ इनडायरेक्ट होगा। लेबर कॉस्ट जो होगी कुछ हिस्सा डायरेक्ट होगा, कुछ हिस्सा इनडायरेक्ट होगा। ओवरहेड कॉस्ट होगी कुछ हिस्सा डायरेक्ट होगा, कुछ हिस्सा इनडायरेक्ट। देखो ना, तुम लोग खुद ही बोल रहे हो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, ओवरहेड भी हो सकता है। जितनी वेरिएबल कॉस्ट हो वो डायरेक्ट हो, जितनी फिक्स कॉस्ट हो उसमें से कुछ डायरेक्ट हो और कुछ इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये, द कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवर द कॉस्ट ओवर द प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। मैं कहूँ इस पेन पर, एक पेन पर 2 रुपए का मटेरियल लगा है, इज दिस योर डायरेक्ट कॉस्ट? यस, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज पर डायरेक्टली चार्ज की जाए वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट का कोई एग्जाम्पल दीजिए। इस पेन को बनाने में मशीन यूज हुई और उस मशीन में हमने ग्रीस ऑयल लगाया था, वो मटेरियल है या नहीं है?
क्या वो लेबर है? ना। क्या वो ओवरहेड है? ना। वो क्या है? मटेरियल का पार्ट है। बिना ग्रीसिंग के, बिना ऑयलिंग के मशीन चल नहीं सकती। और जब ये पेन निकल रही है तो बताओ इस पेन पे कितने रुपए की ग्रीस लगी? छुओ जरा, देखो, पता नहीं चलेगा। तो बताओ ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम ये नहीं बता सकते इस पेन पर कितने रुपए की। हो सकता है ये पेन जब निकल रही थी तो मशीन ज़्यादा हीट हो गई थी तो 2 पैसे ज़्यादा ग्रीस के लग गए, या इस पे कम लगे, कोई नहीं बता सकता। और वो तो कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 रुपए की ग्रीस लगी और 1 लाख यूनिट्स निकले। चार्ज करना भी मूर्खता के बराबर है। और अगली बार 100 रुपए की ग्रीस लगी, मशीन चली ही नहीं, बर्बाद हो गई, यहाँ 5 यूनिट्स केवल निकले थे, तो कहोगे एक पेन की कीमत ग्रीस के कारण 20 रुपए बढ़ा दो, और लोग लेंगे। दुकानदार के पास जाएंगे, पेन देना, तो कहेगा ये पेन 35 रुपए की, ये 15 की, ये 20 रुपए क्यों ज़्यादा? इसमें ग्रीस ज़्यादा लग गई थी ना। तो क्या ऐसे कैलकुलेट करते हो? नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। द कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवर द कॉस्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इज इट क्लियर? हटा सकते हैं? पक्का? हम लोगों ने कॉस्ट को कंपोनेंट या फैक्टर के बेसिस पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में बांटा, वो हम लोग देख चुके। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के बेसिस पर भी हम कॉस्ट को बांट सकते हैं, बाइफरकेट या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 तरह से कॉस्ट को बांटा जाता है। या तो वो वेरिएबल होगी, क्यों नहीं, या तो वो फिक्स होगी, या तो फिर वो सेमी वेरिएबल। हमें सर बताइए, समझ में नहीं आई बात। हम एक पेन बनाए, 10 पेन बनाए, 100 पेन बनाए या 500 पेन बनाए। अगर मैंने पेन बनाई और कॉस्ट लग गई पर यूनिट 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। सर बात समझ में नहीं आई। कॉस्ट लग गई टोटल हमारी 2 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये और 1000 रुपये। लग सकता है? नहीं। अगर टोटल एक पेन पर 2 रुपये तो 10 पेन पर 20 रुपये, एक पेन पर 2 रुपये तो 100 पेन पर 200 रुपये, एक पेन पर 2 रुपये तो 500 पेन पर वी हैव इनपुटेड टोटल वी हैव यूज्ड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। यानी हर एक पेन की कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये आई। मटेरियल कॉस्ट कितनी आई? 2 रुपये। हाँ या ना? एक ये तरीका हो सकता है, और एक तरीका हो सकता है एक पेन बनेगी तो भी 500 रुपये, 10 पेन बनेंगी तो भी 500 रुपये, 100 पेन बनेंगी तो भी 500 रुपये, 500 पेन बनेंगी तो भी 500 रुपये। इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी एक पेन पर 500, 10 पेन पर 500 लगे तो एक पेन पर कितना, 100 पेन पर 500 तो एक पेन पर कितना, 500 पर 500 तो एक पेन पर कितना। क्लियर है? इस तरह से भी कॉस्ट हो सकती, नहीं हो सकती? अब हमें बताओ इसमें से कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, और हमें बताओ इसमें से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। पहले वाला क्या? पहले वाला वेरिएबल कैसे है? फिक्स नहीं दिख रहा है तुमको? 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए पर यूनिट फिक्स है। बोल। टोटल में वेरिएबल है, पक्का? चलो, कॉस्ट है टोटल 100 यूनिट पे 5000 रुपये और 500 यूनिट पे 20,000 रुपये। बताओ फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल है? अरे बोल। इतनी मार खाओगे? फिक्स भी नहीं है, क्योंकि टोटल में तो अलग अलग है। सर पर यूनिट निकालिए ना, 50 रुपये और चला। ये फिक्स वेरिएबल कैसे हो गए?
अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले सर बोला वेरिएबल ये है, तो ये कैसे वेरिएबल हो सकती है? फिक्स तो नहीं है, टोटल में चेंज हो रहा है। फिक्स कॉस्ट की एक खास बात होती है, फिक्स कॉस्ट की सबसे खास बात होती है टोटल में फिक्स होती है। टोटल में फिक्स है। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे कॉस्ट घटती चली जाएगी, जैसे जैसे यूनिट्स घटते जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी। इस क्लास में हमारे पास एक बच्चा बैठा और हमको इस कमरे का किराया देना है 5,000 रुपये। बताओ हम उससे कितनी फीस वसूलें? 5,000। और 2 बच्चे आ गए तो 2,500, 3 बच्चे आ गए तो 1,667 रुपये, 4 बच्चे आ गए तो 1,250, 5 बच्चे आ गए तो 1,000 रुपये। देखो ना, जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं मेरे ऊपर रेंट का बर्डन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जैसे जैसे बच्चे घटेंगे रेंट का बर्डन, अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? वही चीज़ है फिक्स कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट तो फिक्स है ना मेरी, रेंट तो फिक्स है, चाहे हम किसी को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कॉस्ट मेरी फिक्स है। क्लियर है? तो कॉस्ट मेरी फिक्स है। हाँ, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जा रही। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है फिक्स कॉस्ट की? ये हमारी कौन सी कॉस्ट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिक्स्ड इन टोटो। ठीक है ना? टोटल में हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। डेफिनेशन दी गई है फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट विच रिमाइन कांस्टेंट, द कॉस्ट विच रिमाइन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप 1 यूनिट बनाओ या 100 यूनिट बनाओ, योर टोटल कॉस्ट विल बी रिमाइन द सेम। द कॉस्ट विच रिमाइन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या आपने बताया? वेरिएबल कॉस्ट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो है फिक्स्ड। आई ता फिर फिक्स वर्ड यूज किया। नाम लिख रहा हूं मैं क्या? वेरिएबल, लेकिन वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? फिक्स्ड। क्या? पर यूनिट। यानी देखो, कॉस्ट को बांटा गया है फिक्स के हिसाब से। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो टोटल के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें नींद तो पर यूनिट के हिसाब से। पक्का? कॉस्ट इन टोटल। अब ये कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट होती तो टोटल में फिक्स रहती, वेरिएबल कॉस्ट होती तो ना तो ये पर यूनिट फिक्स है ना तो टोटल में फिक्स है। तो बेटा ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ नहीं है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसको हम कह सकते हैं पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस 5,000 रुपये में कुछ हिस्सा फिक्स है और 20,000 में कुछ हिस्सा फिक्स है। यानी 5,000 का बाकी हिस्सा वेरिएबल है और 20,000 का कुछ हिस्सा वेरिएबल है। बात नहीं समझ में आई? चलें हटाएं इसको कि देखा जाए कितना कैलकुलेशन कैसे होगा, कितना हिस्सा फिक्स और कितना हिस्सा कैलकुलेट करना सीखें। हटा देना इसको कि नोट करना है? नोट कर लो, अच्छी चीज़ है। जिसको नोट करना है उसको क्या दीजिए।
नाम देते हैं, हेडिंग देते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। या इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। देखो ना, उसी कॉस्ट को दो नाम से जाना जाता है, या तो हम कहें सेमी वेरिएबल कॉस्ट और या तो हम उसको कहें स्टेप फिक्स कॉस्ट। सुन लो इधर, आया कहां से ये? अगर हम कहें एक यूनिट पर इतना रुपया, 2 पर इतना, 4 पर इतना, 6 पर इतना, 8 पर इतना, 10 पर इतना, 12, 15, 17, 18, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी कॉस्ट हमारी, ये हमारा कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट, नहीं कहलाता फिक्स कॉस्ट। बेटा कुछ भी कर लो, कॉस्ट इससे, इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। एक और कॉस्ट है जिसको हम नाम देते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। यहां तक प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट इतनी लगेगी, कितना भी करो कॉस्ट इतनी रहेगी। इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ जाएगी इस लेवल तक। इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ जाएगी इस लेवल तक। जब हम इसको जोड़ने का काम करते हैं तो देखो पता चलेगा कि एक स्टेप बन गया, सीढ़ियां बन गई। क्या बन गई? सीढ़ी बनी ना, स्टेयर्स बनी ना, स्टेप फिक्स कॉस्ट। और इसी को नाम देते हैं हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कुछ हिस्सा आपका फिक्स रहेगा और कुछ हिस्सा वेरिएबल रहेगा। हटा सकते हैं। हम किस कॉस्ट की बात कर रहे हैं पता चला ना? थोड़ा जल्दी करें। देखिए इधर, देखिए इधर, मैंने कहा 1000 यूनिट्स थी और 1200 यूनिट्स हैं। टोटल कॉस्ट जो लगी है वो है 10,000 रुपये और टोटल कॉस्ट जो लगी है वो है 8,000 रुपये। सॉरी 10,800 रुपये हो सकता है पक्का? सर बताइए कितनी वेरिएबल कॉस्ट और कितनी फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, ये वेरिएबल भी नहीं है, 10 रुपये के हिसाब से है, ये है आपका 9 रुपये के हिसाब से, फिक्स भी नहीं है वेरिएबल भी नहीं है। तो एक बात बताइए इसमें कितनी फिक्स और कितनी वेरिएबल? हम लोग को अच्छी तरह मालूम होता है कि फिक्स कॉस्ट चाहे 1000 यूनिट्स हो तो भी x रुपीज़ लगी होगी, चाहे 1200 यूनिट्स हो तो भी x रुपए ही लगे होंगे, टोटल में वो फिक्स हुआ होगा। लेकिन जहां तक हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की तो पर यूनिट फिक्स रहता है। तो इसका मतलब 1000 यूनिट्स पर 1000 यूनिट्स पर y रुपए के हिसाब से 1000 y लगा होगा। 2 रुपये होगा, 2.5 रुपये होगा, 3 रुपये यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वही यहाँ पर भी होगा लेकिन 1200 y होगा, बोलो ना। और अगर टोटल कॉस्ट देखा जाए तो हमें मालूम है 10,000 रुपये लग गया और यहाँ पर 10,000। इसका मतलब वी कैन फॉर्मुलेट आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। कैसे सर? x + 1000 y = 10,000 एंड x + 1200 y = 10,800। तो सर दोनों को माइनस करके बताइए ना कितना आया? 200 y, माइनस माइनस कट गया अपने आप,
200 y इक्वल टू 800, तो y इक्वल टू 4 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए पर यूनिट। अब अगर हमसे कहे कोई कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ तो हम आराम से बना सकते हैं 1000 यूनिट्स का और 1200 यूनिट्स का। बोलते क्यों नहीं बना सकते? हमें मालूम है वेरिएबल कॉस्ट कितना, कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। तो इधर कितनी आ जाएगी कॉस्ट और इधर कितनी आ जाएगी? और हमें टोटल कॉस्ट तो मालूम है ना? नहीं मालूम है? टोटल कॉस्ट मालूम है 10,000 और 10,800। तो क्या हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता चल जाएगी? 6,000 और यहाँ आई दा देखो ना, हम लोगों ने कॉस्ट को अलग करना सीख लिया। फिक्स कॉस्ट कम्स टू ₹6,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट। और सुनो ना, इतनी मेहनत की फालतू में की। वी हैव एन अनदर ऑप्शन। हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर सकते थे बिना कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन के। कैसे सर? हमको पहले से ही मालूम है कि जब जब कॉस्ट बढ़ी है, जब जब अत्याचार नहीं बढ़ा, जब जब कॉस्ट बढ़ी है, और वो कॉस्ट बढ़ती और घटती केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट के कारण। फिक्स जितना इसमें होगा उतना ही फिक्स इसमें होगा। तो सर आप कहने का मतलब ये है कि 200 यूनिट्स बढ़ी हैं तो 800 रुपये भी बढ़ गया, तो इसका मतलब पर यूनिट कितना हो गया? इतनी मेहनत की। और ये देखो ना, ये प्रूफ कर रहा है यही चीज़। देखो ना, 800 डिवाइडेड बाई 200, 800 डिवाइडेड बाई 200, वही चीज़ तो है। ये पूरा घूम फिर करके 800 डिवाइडेड बाई 200 क्या है? 800 इज द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट, डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट। 200 इज द डिफरेंसेस ऑफ यूनिट्स, डिफरेंसेस ऑफ यूनिट्स। दैट्स इट। कॉमन सेंस की बात है। आपके पास एक दूसरा तरीका भी था सेग्रीगेट करने का। इज इट ओके नाउ? यानी अब आप कॉस्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब कभी भी ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास स्टार्ट करें? बोलो, क्योंकि कल जो आप पढ़ेंगे वो कंट्रोलेबल कॉस्ट पढ़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉस्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैनेजरियल डिसीजन कॉस्ट, जिसमें रेलिवेंट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। और ये वो कॉस्ट हैं, ये वो कॉस्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। मजाक नहीं कर रहे। इन कॉस्ट को अगर आप अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा केवल इन कॉस्ट से। लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स हैं। थैंक यू बच्चों।